मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान TZ के टीवी और लोक फाउंडेशन यूके के इश्तिराक से रिकॉर्ड किए जाने वाले इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा जो प्रोग्राम है, ये बुनियादी तौर पे क्योंकि ये हफ़्ता और आगे 8 मार्च ये एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से, जिसमें ख़वातीन अपने हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाती हैं, इकट्ठी होती हैं, जलसे होते हैं, जुलूस और मार्चेज़ होते हैं, कई जगह पे धरने भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। तो आज हम पाकिस्तान की हवाले से ही ज़्यादा इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं, वो एक पाकिस्तान की और पंजाब की एक बहुत ख़वातीन के हवाले से एक्टिविस्ट ख़ातून लीडर हैं, उनकी शाहीना कौसर, जो कि सेक्रेटरी थी मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन पंजाब की। इसके अलावा विमेन वर्कर्स यूनियन की एक्स जनरल सेक्रेटरी भी हैं, क्योंकि अब आजकल ये लंदन में हैं, तो हम इनसे पहले पूछेंगे कि आप क्या हो रहा है आजकल, आप कहाँ होती हैं आजकल? तो ये आप पहले बताइए। सबसे पहले वेलकम टू द शो शाहीना जी, आपने ज़हमत की और इस एक हॉट इश्यू के ऊपर, जो कि ख़वातीन के हवाले से इस वक़्त बड़ा पाकिस्तान में गर्म है, औरत मार्च हो रहा है, बड़ा कुछ है वहाँ पे, सिलसिला इस हवाले से हो रहा है। तो आप उसकी 10 सालों में पार्टिसिपेंट भी रही हैं, बहुत एक्टिव। तो आप अपना ज़रा बताइए आजकल क्या हो रहा है और फिर आपके साथ आगे बात हम चलाते हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर, आपने इस टॉपिक जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है उस पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। मैं दरअसल अनफॉर्चुनेटली आजकल लंदन में हूँ। बेसिकली मैं जर्मनी में बर्लिन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कासल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करी हूँ लेबर पॉलिसीज एंड ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। और आजकल मैं ITUC के साथ काम कर रही हूँ C190 कैंपेन के ऊपर और उनके इक्वलिटी डिपार्टमेंट के साथ, जो कि मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। तो ये अब सारी पढ़ाई और सारा काम जो है आजकल ऑनलाइन है और मैं यहाँ पे हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से दूर। वेरी गुड। तो ये अनफॉर्चुनेटली तो नहीं है, तो ये फॉर्चुनेटली ही है कि आप यहाँ पे हैं। तो लेकिन अगर वहाँ पे होती हैं, वो भी एक फॉर्चुनेटली ही था, अगर आप इस वक़्त औरत फाउंडेशन की और दूसरी जो विमेन एक्टिविटी वहाँ पे जो एक्टिविज़्म हो रहा है, उसमें आप भी होती। तो ये क्या हो रहा है वहाँ पे इस वक़्त आजकल? आप ज़ाहिर है वहाँ पे भी इन टच हैं, तो औरत मार्च और ये सारा सिलसिला, इसमें थोड़ा-सा आप बताइए, फिर हम इसके ऊपर एक बातचीत करेंगे, ताकि एक इसके ऊपर एक कुछ एक्सप्लोर भी किया जाए। कुछ चीज़ों पे जो है हम मिल के कुछ उसके ऊपर कोई ऐसी गुफ्तगू आगे बढ़ाएँ, जिससे कि लोगों को भी फ़ायदा और हम भी उससे कुछ एक-दूसरे से सीखें। जी, बिल्कुल। मुख्तलिफ शहरों के अंदर औरतों के मुख्तलिफ मार्चेज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ तंज़ीमें मिलके कर रही हैं, मज़दूरों की तंज़ीमें भी कर रही हैं, तो मुख्तलिफ मार्चेज़ हैं। आज से 2 साल पहले मैं लाहौर चैप्टर के साथ मैं बहुत वहाँ पे मौजूद थी और एक्टिवली काम किया। लेकिन अब मैं यहाँ दूर हूँ, तो मैं उस तरह प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं हूँ और मैं उनकी सपोर्टर हूँ और हम ख़याल लोग हैं। लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ नहीं, तो मैं उनकी स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ और मैं इस तरह वहाँ पर उस तरह इन्वॉल्व भी नहीं हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स हम ख़याल लोग हैं, हम उनके काम को सपोर्ट करते हैं और सारी तहरीकों को मैंने जहाँ तो आपको पर उनकी ख़वातीन मार्चेज़ के के अंदर हवाले और से बात की जाती है। मैंने तो उनकी डेमोंस्ट्रेशंस में और मार्चेज़ में आपको देखा भी है, बहुत जगह पे आपका काफ़ी एक तरह से आगे जी, होती बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। बिल्कुल, वो जब आप वहाँ पे होते हैं तो देखिए ये तो असूल है, जहाँ पर आप मौजूद हैं और प्रैक्टिकली आप किसी कॉज़ के लिए काम करते हैं, तो फिर आप नज़र आते हैं और उन्हीं लोगों को नज़र भी आना चाहिए और आगे होना चाहिए और उसको उसका क्रेडिट भी लेना चाहिए जो कि फिज़िकली वहाँ पर एफर्ट्स करते हैं। ये बात सही है। माशाल्लाह वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ हैं हुँ। जो काम कर रही हैं और आपको नज़र भी आएँगी। तो मैं उनकी हम ख़याल हूँ और मैं उनकी सपोर्टर हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं प्रैक्टिकली वहाँ नहीं हूँ। और क्योंकि वहाँ पे एक पूरा इंतज़ाम है कि कौन से लोग मीडिया से बात करेंगे, कौन उनके स्पोक्स पर्सन होंगे, बड़ा ही ऑर्गेनाइज़ एक तरीका है जो या कि मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत अच्छी बात है। जो पिछले साल वहाँ पे मार्च हुआ था, उसमें कुछ स्लोगन्स के ऊपर बड़ा मीडिया के ऊपर भी और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के, लाहौर के कई दानिशवरों ने, कई सहाफ़ियों ने उसके ऊपर एक मुख्तलिफ और इतराज़ात वाला नुक्ता नज़र उसमें पेश किया था। ख़ास तौर पे क्योंकि नारे का उसका मेन नारा जो था वो था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो इसके ऊपर जो बात हो रही थी, उसके ऊपर काफ़ी लोगों को अपने तौर पे रिज़र्वेशंस थी।
तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल था कि आपका ख्याल है कि ये सारा सिलसिला जो नारे हैं, ये नारे और इसके अलावा और बहुत से इस तरह के आज़ादी के नारे थे जो कि बज़ाहिर लोगों को क्योंकि पहली दफ़ा शायद इंट्रोड्यूस हुए थे, तो फ़ील हो रहा था कि शायद ये एक मिसफिट है उस सोसाइटी के लिए वो नारे। आपको क्या फ़ील हुआ कि ये लोगों के साथ रिलेट क कर रहे थे सारे नारे उस तरह से जो एक बिल्कुल, बिल्कुल रिलेट करते हैं और आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ही ऐसे नारे का ज़िक्र किया जो कि हमारी फ्रेजाइल ईगो को बहुत बुरी तरह जाके हिट करता हुँ, हुँ। है। हाँ, अब तो इसकी एक मिसाल ले लें कि अगर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को आप उलट कर लें, तो इसका क्या मतलब है कि मेरा जिस्म और किसी और की मर्ज़ी, तो क्या ये मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ना सिर्फ़ एक स्लोगन है, बल्कि ये एक मैनिफेस्टो है और इसको समझने की ज़रूरत है। इसके साथ 2 तरह के लोगों ने छेड़छाड़ की है। जिसने इसको लिखा, जो लेके आए और ये 2018 से पहली दफ़ा पोस्टर आया और उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा आया। पहले तो 1 था, उसके बाद इतनी इस पे बात हुई कि बहुत सारे लोगों ने इसको ओन किया कि हम हमारा जिस्म है, उसके ऊपर हमारी मर्ज़ी चलेगी और मर्ज़ी से मुराद है कि मेरे जिस्म के ऊपर मेरा हक है। तो ये एक बड़ी जायज़ और माकूल डिमांड है और हर इंसान को, चाहे वो मर्द है, वो औरत है और जो भी इंसान अपने आप को जिस भी जिन्स के अंदर आइडेंटिफ़ाई करता है, उसका जिस्म उसकी ही मर्ज़ी है, वो किसी दूसरे इंसान की मर्ज़ी नहीं हो सकता। इसको तो काफ़ी हुआ वल्गराइज़ ये कि करके लोगों ने ऐसे देखा, इसको लोग जिन काफ़ी किया। हुँ, इस जी, नारे मैं को यही लोगों ने बात कर रही हूँ। यही बात कर रही हूँ कि हुआ ये कि 2 चीज़ें हुई। एक तो वो लोग वो ग्रुप जो कि कम इल्म था, कम अक्ल था और उन्होंने बेखबरी में सिर्फ़ जिस्म और मर्ज़ी जब सुनी तो उनके दिमाग में सिर्फ़ ये बात आई कि अच्छा जिस्म की बात हो रही है और मर्ज़ी की बात हो रही है और ये वो ग्रुप था जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने जिस्म के साथ मर्ज़ी की और अपने इर्द-गिर्द मौजूद औरतों, मर्दों, बच्चों जो कि उनसे कमज़ोर मर्द थे ज़मीन पे चलने वाले जानवर और पानी में रहने वाले जानवर और दीवारें, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा था और उसके ऊपर वो अपनी मर्ज़ी करते थे। दूसरों चाहे वो जानदार चीज़ें थीं या बेजान चीज़ें थीं, तो उनके ऊपर वो अपनी मर्ज़ी करते थे। तो उनको सिर्फ़ ये समझ आई कि ये औरतें भी इस तरह की मर्ज़ी की बात कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी कम इल्मी और कम अक्ली में इसकी इंटरप्रिटेशन को इस तरह किया जो कि इंतहाई गलत इंटरप्रिटेशन थी, जो कि उस स्लोगन का मतलब बिल्कुल नहीं था। अच्छा एक और तबका था जो पढ़ा-लिखा है, जैसे आपने कहा सहाफ़ी हैं, दानिशवर हैं, लिखते हैं, बड़े नाम हैं। उन्होंने इस स्लोगन के साथ बददयानती की। मैं कहूँगी कि इसको अगर कहा जाए कि फ़िक्री बददयानती है, तो कहीं गलत नहीं होगा। उन्होंने इसको इसको समझते हुए कि इसका क्या मतलब हो सकता है और क्या कहा जा रहा है, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि जैसे पता नहीं औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये कह रही हैं कि सारी औरतें बेलिबास होके सड़कों के ऊपर निकल के कोई परेड करना चाहती हैं। अब सोचिए ज़रा कि एक माकूल इंसान, चाहे वो मर्द है, औरत है, वो ऐसा नहीं करना चाहता। वो इस तरह की डिमांड नहीं करता है। औरतें ये डिमांड करती हैं कि आप हमारे जिस्म पे तशद्दुद मत करें। अब तशद्दुद की किस्में हाथ से आप मारते हैं औरतों को, आप औरतों को रेप करते हैं, आप औरतों को मजमों के अंदर जब कोई देख नहीं रहा होता हाथ लगाते हैं, जब आप अकेले होते हैं उनके जिस्म को हाथ लगाते हैं। भरी सड़कों पे आप औरतों के जिस्मों को घूरते हैं और औरतों को समझते हैं कि वो कोई ऑब्जेक्ट हैं और वो औरतें आपको ये कह रही हैं कि ये मेरा जिस्म है, इस पे मेरा हक है, इस पे मेरी मर्ज़ी चलेगी, इस पे आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। आप उसकी इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि पता नहीं कोई ऐसी कोई बेलिबासी की बात हो रही है क्योंकि वो आपके यहाँ पर दिमाग में है और वो आप क्योंकि बहुत सालों से प्रैक्टिस करते रहे। अब ये जो दोनों ग्रुप थे, इनके सर के ऊपर हाथ किसका है? पिदरशाही का। वो टस से मस होने को तैयार नहीं। जिसने ये स्लोगन लिखा, पिछले 3 सालों से समझ लें कि सारी पाकिस्तानी औरतों को ला के कटहरे में खड़ा कर दिया और कहा, "अभी बताएँ ना ज़रा इसका क्या मतलब है?" लोगों को बता-बता के थक गए लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन तब्दील नहीं हुई। या तो जो हम कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें ना कि हम तो भई ये कह रहे हैं उसको मान लें। लेकिन डिटाई की ये हालत है कि नहीं उसके ऊपर कोई दलील नहीं है और बस सर धुनते जा रहे हैं, नहीं, नहीं आप तो ये कह रही हैं। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि जिस मकसद के लिए वो कहा जा रहा है, जिस राइट की बात हो रही है उसको आप समझने की बजाय उस उसके साथ एक फ़िक्री ज़्यादती करें और अपनी कम इल्मी को थोप दें, जो कि आप नहीं समझते। अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं। एमिनेस्टी इंटरनेशनल की कैम्पेन है, माय बॉडी माय राइट।
जिसका मतलब है कि मेरा जिस्म है, उस पे मेरा हक है। और उसका मतलब है कि औरत को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से अपने जिस्म के फैसले करने की का हक है, वो उसका बुनियादी पैदाइशी हक है। अब हमारी सोसाइटी में क्या हुआ कि सालों से औरत के जिस्म से मुतालिक सारे फैसले, खास तौर पे तौलीदी हवाले से जितने फैसले हुए, वो हमारी सोसाइटी में घरानों ने और मर्दों ने किए। और अब उनको एकदम से ये ख्याल आया कि अच्छा, इसका मतलब है कि औरतें अपनी मर्जी से बच्चा पैदा करेंगी, उसके अंदर वक्फा ले आएंगी और हमें नहीं सुनेगी। तो उसके ऊपर भी बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या हो गया, ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल के चीजें जा रही हैं। तनवीर, आप यकीन करें कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएं और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप 1 घंटे के लिए एक मैटरनिटी जो वार्ड है उसके बाहर घंटे के लिए खड़े हो जाएं, आपको उस 1 घंटे के अंदर डॉक्टर और फैमिलीज के दरमियान एक बहस और एक लड़ाई नजर आएगी कि एक औरत लेबर रूम में है, वो मर रही है और उसको कोई मेडिकल इश्यूज हैं और डॉक्टर फैमिली को ये कह रहा है कि अब ये और बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो हमें इसके कुछ प्रोसीजर्स करने होंगे और उस पर आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे। आप यकीन करें, वहां क्यामत का समा होता है। वो औरत जिसके जिस्म के साथ ये हो रहा है, वो अपनी जिंदगी की बाजी अंदर लड़ रही है और जो अब भी वो जिस प्रोसेस से गुजर रही है, वो उसकी जान के लिए खतरा है और फ्यूचर में भी होगा, और उस पर हस्बैंड साइन नहीं करता। मैं ये समझती हूँ कि उस औरत को अपने जिस्म पे हक होना चाहिए ना, कि या तो वो अपनी जिंदगी गवा दे और या फिर ठीक है, आप मियाँ बीवी हैं, हम मिलके फैसला करें, लेकिन आप थोप रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल है, उस पे मेरा हक है। तो इसको समझे बगैर कि मेरे जिस्म पे आपका हक है या मेरे जिस्म पे मेरा हक है, उसकी इंटरप्रिटेशन को इतनी बुरी तरह डैमेज करके, ये तो आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं अपने माशरे के साथ, और समझने के लिए भी तैयार नहीं। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि साथ ही ये भी बात है कि जो हक के हवाले से हमारे वहाँ वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मर्द के पास तो सारा हक है कि मर्द अपने बारे में, अपनी तालीम के बारे में, अपने बाहर निकलने के बारे में, अपने सोशल रिलेशनिंग के बारे में, उसको तो सारी चीज़ों का फ्रीडम है। यानी उसका जो जिस्म है, उसके ऊपर उसके दिमाग का जो एक आ रहा है काम, वो उसके ऊपर पूरे फ्रीली डिसाइड वो अपने डिसीजन ले रहा है। उसके दोस्त कौन होने चाहिए, उसको जॉब क्या करनी है, पढ़ाई क्या करनी है, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर उसका हल्का कौन-सा होना चाहिए। इसके अलावा उसको शौक कौन से होने चाहिए, वो आया कोई सिर्फ चाय पीना चाहता है, कई लोग हैं वो बाहर जाके अपना शराब-वराब भी वहाँ पे पी रहे हैं। लेकिन अब ये काम आदमी के लिए ठीक है, या सिगरेट पी रहा है कोई, ये आदमी से अगर सिगरेट पी रहा है तो वो कोई कहीं भी मायूब नहीं है कि आदमी सिगरेट पी रहा है। लेकिन अगर औरत पी रही हो तो उसके साथ होता है कि शायद ये ज़रूर कोई ये इसके दिमाग में कोई आवारगी है, इसके दिमाग में कोई इस किस्म का कोई ख़ब्त है कि जो कि ये सिगरेट पी रही है। तो ये भी एक अपने जिस्म के हक की बात है कि मर्द के पास तो वो सारा हक है, लेकिन औरत को वो हक वो उसको क्योंकि इंसान रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, अपने बराबर का रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, इसलिए उसको तकलीफ़ है इस चीज़ की कि अगर वो हक माँगेगी, तो वो ज़ाहिर है कि उसके लिए बाइस तकलीफ़ है वो, कि वो बराबरी पे आ जाएगी, वो आज़ाद हो जाएगी। इसलिए उसको तोहमत लगाओ, अपनी गैरत बना के रखो, उसको इज़्ज़त दो, एहतराम दो। अच्छा, इज़्ज़त-एहतराम से मुझे ज़रा एक सवाल और आया। औरत के बारे में आम कहा जाता है कि जी हम जो हैं, मर्द जो हैं, वो जब भी कोई औरत का ज़िक्र आएगा, वो कहते हैं कि जी हमारे मज़हब ने भी, हमारी सोसाइटी ने भी औरत को बड़ा इज़्ज़त का मुकाम दिया है, उसको बहन का, माँ का, बेटी का मुकाम दिया है। तो इसका तो बड़ा एक जो है ना हमने, लेकिन उसके हक की बात नहीं करते, इज़्ज़त के साथ उसको दबाते रहते हैं। प्यार और इज़्ज़त के किए जाते हैं और उसको दबाए जाते हैं। आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा, देखिए, ये दूसरा बड़ा मुगालता है हमारी सोसाइटी का कि अल्लाह ने सारे हक दे दिए और औरतें पता नहीं कौन सा हक मांग रही हैं। तो औरतें अल्लाह ताला से तो नहीं हक मांग रही, अल्लाह ने दे दिए। अल्लाह ने तो दिया विरासत का हक, अल्लाह ने तो दिया कि आप निकाह औरत की मर्जी से करेंगे। अल्लाह ताला ने तो हर तरह के हकूक औरत को दे दिए, ठीक है। वो तो हक अपने मुआशरे से मांग रहे हैं। तो ये जो है ना, इसको कंफ्यूज करना इस बात को कि अल्लाह ने दे दिया, तो क्या वो आप देते हैं अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा? अब मुझे बताएं कितने परसेंट लोग हैं जो और लड़कियों को विरासत में हिस्सा देते हैं और सोशली इस बात को अच्छा भी समझा जाता है। कितनी बुरा समझा जाता है अगर कोई हाँ, हाँ। लड़की ताल्लुक अपने तोड़ बाप देते के हैं, उसमें हिस्सा से माँग ले, हिस्सा ताल्लुक मांगे जो तोड़ कि देते हैं। अब
ताल्लुक ताल्लुक तोड़ तोड़ देती हैं। देते हैं, जिस तरह की उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं, ये सारी बातें आप मुझे ज़रा बताएँ। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, औरतें अपने हकूक़ की जो डिमांड है, जो कि उनका बुनियादी पैदाइशी हक है, वो अपने मुआशरे से और बिलख़ुसूस मर्दों से जो है उसकी डिमांड कर रही है और कोशिश कर रही हैं कि वो हासिल करें और उनको उनको मिलने चाहिए। ये बात इसको इस तरह जो है ना, इस हर बात की इंटरप्रिटेशन अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करके तो उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे आपने कहा कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए खराब है, वो गलत बात है, आप पिएँ, आपके फेफड़े खराब हो जाएँगे। लेकिन ये क्या बात हुई, हमारे लोग ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जब मर्द सिगरेट पीता है तो उसके फेफड़ों पे असर पड़ता है, लेकिन औरत पीती है तो उसके किरदार पे पड़ता फिर है। किरदार पे सिगरेट आती है पीने का बात। ताल्लुक किरदार से नहीं, एक आदत है, हुँ, बुरी आदत है, सेहत खराब होती है, मर्द की भी होती है, औरत की भी होती है। अब आप मुझे बताइए कि मुझे तो अपने बचपन में बहुत ही अच्छी तरह याद है कि जब हम अपने ऐसे रिश्तेदार जो गाँव में रहते थे, वो हुक्के पीते थे, आम बात थी और सारी औरतें भी हुक्के पीती थीं। तो अब ये अब सिगरेट तो एक मॉडर्न शक्ल है हुक्के की, तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि वो उन औरतों के बारे में इस तरह की बात की जाती थी। तो ये जैसे-जैसे औरतों के हकूक की बात हुई है और औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगना शुरू हुआ है किरदार का, तो वो कोई भी चीज़ हो उसको उनके किरदार से जोड़ के और इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का मसला बना दिया जाता है। हालाँकि औरत आपकी इज़्ज़त नहीं है, औरत एक मुकम्मल इंसान है, वो इस सोसाइटी की शहरी है, उसको इज़्ज़त मत दें, उसको हकूक दें। आप जो इज़्ज़त उसको दे रहे हैं ना, कि जिस तरह की इज़्ज़त आप उनको कह रहे हैं कि हम ये आपको बाँट रहे हैं, मेरी तुम गैरत हो और ये सारी कहानी जो बना के रखी हुई है, ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह और मैं भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर कितनी दफ़ा मैंने खुद कुछ केसेज़ तो मैंने अपनी आँखों से देखे कि जिसमें सगे बाप, सगे भाई, देवर, जेठ, सुसर ने औरतों के रेप किए और उन औरतों को कहा कि चुप हो जाएँ, आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा, माँ-बाप ने भी यही किया और आखिर में सुलह हुई और उसी एक घर के अंदर वो अपने रेपिस्ट के साथ रही और आप उस मैं ये नहीं कह रही कि हर घर में ऐसा होता है, लेकिन ये वाक़यात उसी मुआशरे के अंदर होते हैं। तो वहाँ पे आप कहते हैं कि भई वहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको कोई हुक्म नहीं दिया। वहाँ पे तो अल्लाह ताला ने औरतों की आपको रिश्तों के अंदर इज़्ज़त करने की बड़ी बात की है। तो अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना बंद कर दें और जहाँ पर आपको सूट करता है वहाँ पे आप फ़ौरन से ये कह दें और जहाँ सूट नहीं करता वहाँ पे आप अपनी मनमर्ज़ी करें। अल्लाह ताला ने आपसे कहा था मस्जिदों में जाएँ और औरतों के जिस्म को हाथ लगाएँ। ये आपको अल्लाह ताला ने कहा है कि आप जानवरों को रेप करें, बच्चों को रेप करें और ज़मीन पे चलते जानवरों को भी कर दें और पानी में रहने वाले जानवरों को भी कर दें। तो ये जो सारी मुख्तलिफ किस्म के डंडे इस्तेमाल किए जाते हैं मारने के लिए, ये गलत है। ये इनका इस पे कोई यकीन नहीं है। हुँ। इसमें आपका क्या ख़्याल है कि जो रूरल एरियाज़ की औरत है, उसमें और जो अर्बन एरियाज़ की औरत है, इन इन दोनों के हकूक में और आज़ादी में, रहन-सहन में फ़र्क है काफ़ी? क्या देहाती मर्द जो है वो ज़्यादा हकूक दे रहा है औरत को या शहरी मर्द जो है ज़्यादा दे रहा है? आपको क्या फ़ील हुआ इसमें? देखिए इसके बारे में मैं कुछ इस तरह कह नहीं सकती क्योंकि मैं सिर्फ़ मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है। अगर आप गाँव में जाएँ तो देखें औरतें खेतों में काम करती हैं। आपने देखा है उनको चावलों का लाभ लगाते हुए वो जिस तरह के कपड़े पहन के सर्दी में काम कर रही होती हैं, जिस तरह वो गंदुम चुनती हैं या गंदुम काटती हैं, तो जब वो काम करती हैं तो वो खेतों में अकेली काम करती हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म का लिबास पहनती हैं। अगर शहरों में उस तरह का लिबास जो है वो औरतें पहने तो उनके बारे में एक और तरह उसको देखा जाता है। तो मैंने हुक्का पी रही होती हैं बाहर अपनी चारपाई डाल के गली में भी बैठी होती हैं, बिजली नहीं है तो बाहर भी मौजूद हैं। और मोटरसाइकिल पे बैठना है या गधे के ऊपर बैठना है तो दोनों तरफ टाँगे करके बैठना है। अब ये सारी बातें अगर आप शहर में लेके आएँ तो इसको बड़ा मायूब समझा जाता है। इसको समझा जाता है बड़ी ही गैर मुहज़्ज़ब हरकत है कि औरत मोटरसाइकिल पे एक तरफ टाँग पे टाँग रख के नहीं बैठी और अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डाल के नहीं बैठी हुई, बल्कि अपने आप को महफ़ूज़ करके महफ़ूज़ दोनों करके तरफ बैठी है टाँगे वो। हुँ, करके हुँ। बैठी हुई है। तो वो उसको मायूब समझा जाता है। तो ये इस तरह की जो जिस तरह देखा जाता है शहरों और देहातों में औरत को वो ज़रा मुख्तलिफ है। आपने देखा है मैंने तो देखा है अपनी आँखों से कि गाँव के अंदर गधा गाड़ी चला रही होती है औरत और गधे के ऊपर भी बैठी होती है और अपना काम कर रही होती है। हमारे शहर की लड़कियों भी ये कर रही हैं, पर उनके साथ ये जोड़ दिया गया है कि ये मायूब बात है, ये मॉडर्न नहीं है, ये मुहज़्ज़ब नहीं है।
तो ये थोड़ी-सी मुश्किल है। लेकिन ये कहना कि औरतें शहरों में ज़्यादा आज़ाद हैं या अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर कर रही हैं या गाँव में, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी अभी अब ओवरऑल एक ही अभी तरह आप का मुआशरा है क्या तो आप वेस्ट में रह रही हैं अभी, आपने यहाँ पे भी कुछ ऑब्ज़र्व किया होगा। आपको क्या फ़ील होता है कि जो वेस्ट की या एक ब्रिटिश सोसाइटी में या आपने तो और भी बहुत सारे मुल्कों की रह के देखा, तो इसके अंदर जो एक औरत को फ्रीडम हासिल है, क्या ये कोई एक यही फ्रीडम है जो यहाँ पे हासिल हो चुका है या यहाँ भी अभी औरत उस तरीके से एक्सप्लॉइटेड है और अभी तक उसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, उस लेवल की नहीं और लेवल की? आपने क्या ऑब्ज़र्व किया वैसे? अच्छा, वैसे ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया और मेरे दिल दिल के करीब वाला ही सवाल किया। मैं औरतों के साथ होने वाला तशद्दुद या जिन्स की बुनियाद पे होने वाला इम्तियाज़, जिसको जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं, उसको सिर्फ़ ग्लोबल की इंटेंसिटी जो है, उसकी शिद्दत कम और ज़्यादा है और उसको किस तरह देखा जाता है या उसकी शक्लें और नव्यत क्या है, वो फ़र्क है। लेकिन अगर आप ये कहें कि औरतों को वेस्ट के अंदर या डेवलप सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे बराबर के हकूक मिल गए हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। ये स्ट्रगल जो है औरतों की यहाँ पर भी मौजूद है और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी मौजूद है। यहाँ पर भी जो डोमेस्टिक केयर है, उसका बर्डन ज़्यादातर औरतों के ऊपर ही है, बच्चों की केयर का भी औरतों के ऊपर ही है। तो बहुत सारे और जेंडर बेस्ड जो वेज डिफरेंस है, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। मैं रिसेंटली एक स्टडी पे काम कर रही थी, जिसमें यूरोप के अंदर जो वेज गैप है, एक ही तरह का काम करने के ऊपर जो तनख्वाह दी जाती है मर्दों और औरतों को, उसमें फ़र्क है। यहाँ पे यहाँ जिस मुल्क में हम इस वक़्त दोनों बैठे हैं, यहाँ पे मैटरनिटी लीव्स को आप देख लें कि 3 महीने तक पेड होगी, उसके बाद वो हाफ़ पे चली जाएगी और अच्छा साल की आपको मैटरनिटी लीव देते हैं। लेकिन 3 महीने पेड है, फिर हाफ पे और आखिर में आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। तो ये जो फिर अगर आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं बगैर तनख्वाह के रखें और बर्डन भी जो है वो औरत के ऊपर है और मर्दों को जो पैटर्निटी लीव है वो बहुत कम दी जाती है। तो ये और इसका मतलब है कि ये अंडरस्टूड लिया जाता है कि औरत ही ये सारी चीज़ को देखेगी। तो मैं नहीं समझती ये ग्लोबल साउथ कोई आइडियल है औरतों के वैसे तो हकूक के यहाँ भी हवाले से और यहाँ पर काफ़ी इस औरतें हवाले से एक मूवमेंट भी है कि औरतें अपने राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे जी, बढ़ा रही हैं और उन्होंने प्रेशर डाल के काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट्स करवाई हैं, नए कवानीन बनवाए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको यहाँ पे कानूनी हवाले से तो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आम तौर पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कोशिश की जाती है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी हो कि जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ज़िक्र ना आए कहीं, बल्कि इक्वल राइट, अपॉर्च्युनिटीज़ की बात की जाए। तो उस लिहाज से एक स्टेट लेवल पे तो लोगों ने एक एफर्ट करके कम से कम कानून साज़ी की हद तक तो वो काम किया है, जो कि डेवलपिंग सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा वो भी नहीं है। और कानून साज़ी भी जो है, कानून भी औरत के हक में नहीं आता उस तरीके से। और यहाँ पे वो चीज़ें मौजूद हैं। इसको उस हवाले से इसको थर्ड वर्ल्ड के साथ उसको बराबरी के पे करना नहीं आप कह सकते कि वेस्ट की जो औरत है, वो उसके पास भी वही हकूक है उसी तरह से जो थर्ड वर्ल्ड के अंदर है। यहाँ पे औरतें बहुत सारे शोबों के अंदर अपने हकूक तो हासिल किए हैं। उनको जॉब्स मिल जाती हैं, पढ़ाई के अंदर उनको एक फ्रीडम है, सारा सिलसिला एक उस तरीके से यहाँ पे कंपैरेटिवली वहाँ से तो बेहतर है बहुत ज़्यादा। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे औरतों को वेस्टर्न हवाले से कहा जाता है कि जी ये इनकी जो मूवमेंट है उसको वल्गराइज़ करके पेश करते हैं कि जी वेस्टर्न सोसाइटी जो है उसका इनके ऊपर असर है, ये मगरब ज़दा औरतें हैं। तो इसका आपके पास क्या जवाब होता है वहाँ पे जब आप कर रहे थे कि ये तो मगरब ज़दा ये तो मादर-पिदर आज़ाद मुआशरे की बात कर रहे हैं। मैंने तो नहीं यहाँ देखा कि बरतानिया में तो मादर-पिदर आज़ाद सोसाइटी है उस तरीके से या यूरोप के अंदर उस तरीके से वो है जो वहाँ पे उसका तस्वर किया जाता है। अच्छा, ये भी पता क्या इसको जिस तरह बताया जाता है कि यूरोप इस तरह का है कि औरतें इस तरह का लिबास पहनती हैं, औरतें ऐसे करती हैं, वहाँ पे ये सब औरतें जाके भी पता नहीं कोई मादर-पिदर आज़ाद ज़िंदगी बसर करती हैं। ये एक गलत मैसेज वहाँ जाता है। मैं भी यहाँ रहती हूँ, मैंने तो यहाँ पे ऐसी औरतें नहीं देखी हैं। यहाँ आपको आप भी बहुत कैसा लिबास पहना जाएगा और
किस तरह फैमिली में पह जाएगा। और यहाँ भी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हर तरह के लोग हैं, यहाँ पे भी हर तरह के लोग हैं। लेकिन जो हमारे लोग थे जो यहाँ आया करते थे बाहर की दुनिया में और जाके उसके बारे में गलत चीजें बताया करते थे, मैंने तो आज तक वो कोई चीज ना तो अपनी आंखों से देखी है और ना ही मैंने एक्सपीरियंस की है। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, मैं थाईलैंड भी रह के देखा, वहाँ की कहानियां भी जो सुनते थे वो तो मैंने अपनी आंखों से फिर नहीं देखी। मैं कोरिया में भी रही, मैं यहाँ भी और भी मुल्कों में आना जाना हुआ, लेकिन जो बताया जाता है कि वहां पता नहीं औरतें क्या कर रही हैं, वो मैंने तो नहीं देखा, मैं तो मेरी नजर से तो नहीं गुजरा। और ऐसा है भी नहीं। हाँ, शायद लोग मखसूस अगर पाकिस्तान के रेड लाइट एरिया में चले जाएं तो उनको कुछ नजर आता है, और यहाँ पे भी ऐसी जगह वो होंगी तो और हर वहां जगह भी होता है, वो तो रेड लाइट एरिया में जहां भी आप जाएंगे, जिस सोसाइटी में भी एग्जैक्टली जाएंगे। बिल्कुल। और हो सकता है कि जो वो लोग इस तरह की कहानियां वहां जाके फैलाते हैं वो सिर्फ यहाँ के रेड लाइट एरियाज वगैरह में हम्म, हम्म। उस इलाकों में जाते हो और वहां देख के बस वही बातें करते हो, उन्होंने यहाँ के नॉर्मल लोगों की नॉर्मल जिंदगी ना देखी हो, और ये वहां पे एक मुगालता फैला दिया गया, जो कि मैं बिल्कुल नहीं मानती। और हमारी जो तरीके हैं वो हमारी अपनी तरीके हैं। हमारा मैं तो नहीं समझती कि हम कोई बहुत आइडियलाइज करते हैं यूरोपियन कंट्रीज को। जैसे मैंने कहा कि मैं तो समझती हूँ कि यहाँ भी औरतों को बराबर के और मुकम्मल हुकूक हासिल नहीं है, तो ये तो माशरे हमारे लिए आइडियल नहीं है। तो हम क्यों एक वेस्टर्न, अच्छा वहां पे औरतों को घूरा जाता है, उनको हरास किया जाता है, वहां औरतों का रेप होता है, वहां पे औरतों को अपनी मर्जी से शादी करने के ऊपर कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, औरतों को अपने ही बाप की विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। तो क्या ये वेस्टर्न मसले हैं? ये हमारे अपने मसले हैं और उसके ऊपर हमारी अपनी लड़कियां बात कर रही हैं, अपनी औरतें बात कर रही हैं, हमारी अपनी तरीके हैं। ये जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, या अगर मैं फोर्थ कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये बेसिकली मी टू जो कि हरासमेंट, औरतों को हरास करने के ऊपर शुरू हुई। तो क्या हमारी सोसाइटी में औरतें हरास नहीं होती? तो उनको क्या जाके वेस्ट की औरत से पूछना है कि आप हमें बताएं कि आप हरास हुई तो आपने कोई मूवमेंट चलाई तो हम भी चला लें? ये तो आपके अंदर अंदर आपके अंदर के मसले हैं जिसके ऊपर हमारी औरतें बात कर रही हैं और अपने तरीके से बात कर रही हैं। और ये बिल्कुल इल्जाम गलत है, ये मैं इसको प्रोपेगेंडा समझती हूँ। वही मैं समझती हूँ कि वो फिक्री बददियानती वाली बात है जो हमारे ऐसे स्कॉलर हैं कंजर्वेटिव किस्म के, वो ये प्रोपेगेट करते हैं, और वो लोग जो उनको सुनते हैं क्योंकि खुद इल्म नहीं रखते हैं तो उनको सुन के उनको फॉलो करते हैं। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती कि हमारी तरीके को वेस्टर्नाइज हैं और कोई एजेंडा है और कोई पता नहीं, और जो भी मिथ्स हैं इसके बारे में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। औरत जो कहती है कि आई एम नॉट हाफ, मैं आधी नहीं हूँ, इसका क्या, एग्जैक्टली exactly. इसका क्या मतलब है? आधी आधी क्या होती है? देखिए तनवीर, आपके भी दो हाथ है ना, और दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं, तो मेरे पास भी ऐसे ही है। मैं तो कई जगह पे हिसाब से 3-4 खूबियां ज्यादा हैं। औरतें अपने जिस्म के अंदर एक बच्चे को पालती हैं और उसको पैदा कर सकने की खासियत रखती है। मर्दों में ये नहीं है। आई एम सॉरी कि नहीं है मर्दों के अंदर। तो ये औरतों के अंदर एक एडिशनल फिजिकल एबिलिटी है। वो मर्दों से फिजिकली ज्यादा लेबर इन्वेस्ट करती हैं अपनी सोशल लाइफ के अंदर। तो ये जो एक ही दिमाग है, दो ही आंखें हैं, जुबान भी हमारी बराबर है, दिमाग भी अल्लाह ने दिया है। आप पढ़े लिखेंगे तो एक ही तरह की गुफ्तगू भी कर लेंगे, आपको जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो आप नौकरी भी करेंगे, काम भी करेंगे, उतने ही बराबर के पैसे भी कमा लेंगे। तो ये जो है कि ऑफ कोर्स औरत आदि नहीं है, औरत मुकम्मल इंसान है अपने मुकम्मल शऊर के साथ, अपने मुकम्मल जिस्म के साथ, जिस पे उस जिस्म पे जिसका उसका हक है, अपनी सोच पे उसका हक है, और उसका ये हक है कि वो फैसला करे कि वो क्या तालीम हासिल करेगी। उसका ये हक है, पैदाइशी हक है, कि वो तालीम हासिल करके अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी को किस तरह गुजारेगी। ये कहा जाता है कि औरत का उसकी गवाही आधी होगी, कोई इस हवाले से हाफ कहा जाता है कि उसकी गवाही आधी है या हाँ उसका हिस्सा इसी आधा है। हवाले ये ये भी हाँ तो बिल्कुल। मैंने जैसे कहा ना कि बहुत सारे डंडे रखे हैं सोसाइटी के अंदर, कि किस किस डंडे से मार रहा है, तो इस डंडे से भी औरत को अब लॉजिकली देखें ना, आप लॉजिकली इसको देखें कि औरत कैसे अधूरी हो और आधी हो गई। औरत के अंदर तो जिस्मानी तौर पे मर्दों से ज्यादा एक एडिशनल क्वालिटी मौजूद है, तो वो आधी कैसे हो गई? तो ये बिल्कुल औरतों को ये पिदरशाही का बहुत बड़ा टूल है और उसको दबाने और मारने के लिए रखा हुआ है सोसाइटीज के अंदर, और उसको इस्तेमाल किया जाता है। आपने जो पढ़ाई-वढ़ाई भी की है, आपने देखा होगा कि जो हमारे निसाब जो मुरतब किया जाता है, उसके अंदर भी लड़की के लिए निसाब के अंदर जो फ़िक्रा साज़ी होती है, वो एक और तरह की है, और जो लड़के के लिए है, वो और तरह की होती है। तो हम बचपन से ही तालीमी निज़ाम के अंदर ही शुरू से ही लड़ वहाँ पे लड़के को और तरह की उसकी ग्रूमिंग करते हैं, लड़की की और तरह की परवरिश होती है।
हाँ, एग्ज़ैक्टली हमारे निसाब के अंदर ही जो है वो मुझे अभी तक जो अपनी पहली कहानी याद है कि पता नहीं आमना आटा गूँथेगी और पता नहीं अशरफ जो है वो बाहर खेलने जाएगा। तो वो जो जेंडर रोल्स हैं वो हमारे निसाब के अंदर ही और फिर हमारे घरों के अंदर जितनी शिद्दत से बताए जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा 2018 में एक यंग लड़की ये भी पोस्टर लेके आई कि अपना खाना खुद गर्म कर लो। और उस स्लोगन से इतना बड़ा ज़लज़ला नहीं आया होगा कभी पाकिस्तान में जितना उस स्लोगन से आ गया था। तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस बात की। सीधी-सी बात है ना, 2 इंसान हैं, वो डोमेस्टिक केयर और डोमेस्टिक वर्क के अंदर दोनों काम कर सकते हैं, दोनों बाहर भी काम कर सकते हैं। खाना मर्द भी गरम कर सकता है, पका भी सकता है, औरत गरम कर सकती है, पका भी सकती है। उसके ऊपर इतना बवाल किया गया कि एक इतनी सी बात कि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप मर्द हैं, आपके 2 हाथ हैं, आपको भूख लगी है, आप खाना गरम करें, खा लें। आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई औरत ही या मुलाजिम ही आपको खाना गरम करके देगा तो खाना आपके हलक से उतरेगा? खाना सच्ची बात है आप मर्द गरम करे, औरत करे बड़े अच्छे से हलक से उतर जाता है। तो ये जो है ना कि ये जेंडर रोल है और उसके ऊपर इतनी स्ट्रिक्टली रोका जाता है कि लड़के किचन में नहीं जाएँगे, उनको उस आर्ट से रोका जाता है कि वो खाना पका सकें या खाना खा सकें या किसी के को प्रेज़ेंट कर सकें। इसके लिए सिर्फ़ लड़कियों के ऊपर ये बोझ डाला जाता है जो कि बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। और आप मर्दों को जो कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसको एक डोमेस्टिक आर्ट जो है उसको सीखने से रोक रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि लड़कों लड़कियों दोनों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना बनाना आना चाहिए, डोमेस्टिक वर्क उनको करना चाहिए, चाहे वो कपड़े धोने हैं, चाहे वो कोई भी है। कभी किसी कपड़े ने धोते हुए एतराज़ किया है कि मुझे मर्द के हाथ धो रहे हैं, औरत के हाथ धो रहे हैं? या किसी साले ने पकते हुए एहतजाज किया है कि मर्द पका रहा है तो मैं पकूँगा नहीं? तो ये तो सोसाइटी के दिए हुए रोल हैं और ये जेंडर रोल्स जो हैं वो इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं कि इसके अलावा कोई और चीज़ इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जाती। हाँ, मैंने ऐसे मर्द बहुत सारे देखे हैं जो पानी का गिलास भी उठ खुद नहीं पीते, बल्कि वो अ, कई तो ऐसे भी होते हैं जो ये वो अपनी हैंडीकैप वाली बात है ना। हाँ, वो उसके हैंडिकैप भी है, उनको वो समझते हैं कि शायद ये उसकी इंसल्ट है, ये दूसरी ये उसके घर जो एग्ज़ैक्टली, बीवी उसकी नौकरानी की शायद बिल्कुल, शक्ल में बिल्कुल ऐसे। मौजूद है, वही लेके आए। अभी उसको वो कुछ दिन जगा के भी पहले मैं भेज किसी देते हैं। से सॉरी प्लीज़ आप बोलें? ना मैंने कहा उसको वो जगा के भी भेज देते हैं कि भाई जाओ ज़रा मेरे लिए पानी का गिलास मैंने ऐसे मर्द देखे हैं जो रात के वक़्त भी बिल्कुल। बीवी को उठाते हैं कि जाके मेरे लिए पानी ले आओ। तो ये एक अपने तौर पे मैं समझता हूँ ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का ही उसका दिमाग के अंदर फितूर है जो कि बिल्कुल, अमल बिल्कुल दरामद होता है। यही है। बिल्कुल यही है। मैं अभी कुछ दिन पहले किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो वो खातून मेरे से बात करते हुए मुझे कह रही थी कि मेरे बेटे का फ़ोन आया और मेरे बेटे ने बताया कि मैं बर्तन धो रहा हूँ और मैं तो रो पड़ी। हाँ, हाँ, तो हाँ। हुँ। मुझे उनसे मैं कह नहीं स पूरी तरह लेकिन मैंने उनसे कहा मैंने कहा अगर आपका बेटा बर्तन धोता है तो बड़ा ज़िम्मेदार इंसान है और वो ये समझता है कि वो अपने जो बीवी है ना वो नहीं बर्तन धो रही थी और वो धो रहा था और मेरा तो शहज़ादा था और मेरा तो दिल हुँ। दोनों काम करते हैं, दोनों घर में आए, वो काम करते हैं, तो ये एक नॉर्मल बात है। तो जो इस तरह का एक सोच है कि आपकी कोई मर्दानगी चैलेंज हो गई है खाना पकाने से, खाना गरम करने से, बर्तन साफ करने से, कपड़े धोने से ऐसा नहीं है। ये 2 इंसानों का जिस तरह औरतें बाहर जाके काम करती हैं, वो कर रही हैं, इसी तरह मर्द घर में काम करें, ये बिल्कुल ऐसे ही इसमें कोई ईगो का मसला नहीं है, इसमें कोई मर्दानगी चैलेंज नहीं हो गई है। हुँ। और पेंडेमिक के अंदर बहुत ही वाज़ेह खुल के सामने आया कि जो औरतें बाहर काम करती थीं नौकरी करती थीं, उनके ऊपर डोमेस्टिक जो वर्क था उसका कितना प्रेशर था, वो बहुत एक्सपोज़ हुआ है। उसके ऊपर एक रीसेंट स्टडी भी यूरोप के हवाले से भी आ रही है कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में बड़ा एक्सपोज़ हुई ये मॉडर्न सोसाइटीज़ भी कि औरतों के ऊपर बहुत बर्डन था डोमेस्टिक वर्क का। तो बल्कि इसको इसको इसकी भी फ्रंट तफ़सील होनी लाइन चाहिए। में तो औरतें ज़्यादा एनएचएस के अंदर औरतों ने ज़्यादा आगे बढ़-चढ़ के काम किया और लोगों को रिस्क एग्ज़ैक्टली, लेके उन्होंने कोविड के पॉज़िटिव लोगों को रिस्क लेके उन्होंने आगे बढ़ के उनको सँभाला। उनको हर तरह की एग्ज़ैक्टली, केयर दी। ये बिल्कुल ऐसा देखने में आया और इसीलिए औरत को काफ़ी क्रेडिट भी यहाँ पे दिया गया इस हवाले से बिल्कुल, कि कोविड की सारी इस सारी पैंडेमिक के दौरान औरतों ने जो रोल प्ले किया, वो एक मार्वेलस है। वो उसके इसीलिए इनको हीरोज़ भी कहा जा रहा है। तो वो उसके अंदर बिल्कुल। औरतों का ही रोल है, जो किया जा रहा है। तो ये एक अपने तौर पे एक चीज़ साबित कर रही है कि औरत तो कमाल चीज़ है कि वो उसका रोल आदमी से भी बढ़ के है बहुत सी जगहों पे। कई एरियाज़ में बढ़-चढ़ के है वो आदमी आदमी से भी आगे है। तो अगर उसको अब हाफ़ कहा जाए या उसको कम हिस्सेदार बनाया जाए सोसाइटी में, तो ये एक मर्द का एक मैं समझता हूँ तासुब ही है। इसके अलावा इसके अंदर कोई बिल्कुल। नहीं, इसको निकालना ज़रूरी ये है।
ये आपने बड़ा ही अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वाक़ई ये ताज्जुब है, और केयर वर्क के अंदर तो वाक़ई ज़्यादा औरतें हैं, और उनके साथ वहाँ पे वेज डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा होती है केयर वर्क के अंदर भी। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये जितना डोमेस्टिक वर्क है, जो घरों में औरतें करती हैं, वो अनपेड है। वो लेबर है, लेकिन उसके एवज़ उनको कोई उसको ना तो रिकॉग्नाइज़ किया जाता है उस काम को, और ना ही वो पेड है, और ना ही इक्विवेलेंट उसके कोई उनको बेनिफिट दिए जाते हैं। अब जैसे मर्द बाहर काम करता है, वो घर पैसे लेके आता है, और औरत उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए, अगर वो खुद काम नहीं कर रही है, अगर हम ऐसी मिसाल लें ऐसी फैमिली की जिसमें औरत घर पे है, तो उस औरत के घर में काम करने को बिल्कुल कंसीडर ही नहीं किया जाता कि वो कोई काम है, और कहा जाता है मैं कमाता हूँ। ये सोचे समझे बगैर कि अगर आप पैसे कमा के लाते हैं तो आपके बच्चे जो है ना, वो ₹100 का नोट नहीं चबा के खाते रोटी की तरह। वो उस पैसे से वो औरत रोटी बनाती है, और वो आपके बच्चे खाते हैं और आप खाते हैं, और आप जो घर के अंदर सारा इंतज़ाम है, वो आप पैसे बिछा के उसके ऊपर नहीं सो जाते। आप बाकायदा बिस्तर पे सोते हैं, जो कि औरत ही खरीदती है, बनाती है, और वो सारी लेबर जो औरत हमारे जैसी सोसाइटीज़ के अंदर बाहर जाके कमा के काम नहीं करती, तो उतने ही पैसे वो घर में आपके बचा रही होती हैं। आप रखें ना घर के अंदर एक कुक रखें, शेफ रखें, क्लीनिंग लेडी रखें, आप एक ड्राइवर रखें। हमारे यहाँ हमारी हमारी औरतें ये सारे काम कर रही हैं, और वो मर्दों के मुकाबले में के बराबर और कहीं पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं घर के अंदर अपनी लेबर को, जो कि औरत अनपेड के है, और घर में उसको वर्किंग आवर्स रिकॉग्नाइज़ मर्द के मुकाबले में औरत के घर में बिल्कुल वर्किंग करती आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। वो सुबह है। अर्ली से वीकेंड्स में भी लेके काम करती है। लेट नाइट तक एक्टिव रहती है, कभी खाना पकाने में, कभी और में मेंटेनेंस में, घर को सँभालने में, बच्चों को सँभालने में। ये बात दुरुस्त है आपकी, और उसका ये काम कहीं शुमार नहीं किया जाता। ये कहीं उसको उसको बस एक घरवाली एक है जो कि फ्री में बिल्कुल, उसकी उसके लिए उसकी कोई एप्रिसिएशन नहीं है कि वो काम कर रही है। आदमी बाहर काम करके आता है और उसमें सारा दिन बेशक वो बैठा रहता हो, तो वो घर आके जो है ना वो बड़ा थका हुआ शो करेगा, बड़ा वो बाहर से काम करके आया है। तो वो जो घर में बैठी काम कर रही है, अब उसका फ़र्ज़ है कि वो हर चीज़ उसका भी ख़्याल रखे, अपना भी ख़्याल रखे, बच्चों का भी रखे। तो ये एक मैं समझता हूँ इसके अंदर एक तवाज़ुन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। ये माइंडसेट के बगैर ये काम नहीं होगा। तो आप बिल्कुल। इसमें औरत का जो वहाँ पे अब इस वक़्त जो पाकिस्तान में एक मार्च और वो सारा सिलसिला, बल्कि औरतें ये कह रही हैं कि शायद वो धरना-वरना भी देंगी। तो कोई अगर क्योंकि उनको हो गया कि जी हमें 3 साल हो गए हैं, हम अपने मुतालबात उठा रहे हैं, तो हमारी सुनी नहीं जा रही बिल्कुल। अथॉरिटीज़ हमारे मुतालबात पे कोई ध्यान नहीं दे रही। तो उसके बाद अब उनका धरने का भी आगे इरादा है कि वो धरना देंगी। अ, फिर इसको तसलसल में लेके आएँगी। हो सकता है ये हर महीने, हर हफ्ते या रोज़ाना की बेस पे चलाएँ, या जो भी एक आगे इसकी डेवलपमेंट हो। तो आपका क्या ख़्याल है कि ये इन चीज़ों से हमारी जो मर्दों की सोसाइटी है, वो ये मुतालबात मानने के लिए तैयार हो जाएँगे? मुझे बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे लाया अमल का नहीं पता कि वो किस तरह और आगे चलेंगे। लेकिन अपनी डिमांड तो रखनी पड़ेगी ना, सही बात है। 3 साल से ये बात हो रही है कि, और इस दफ़ा तो बाकायदा हेल्थ के हवाले से जो औरतों के इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर ज़्यादा बात हो रही है। तो बिल्कुल। उसके ऊपर अच्छी लेजिस्लेशन और औरतों को बेहतर सेहत के हवाले से तो कुछ करना पड़ेगा। जिन औरतों ने मार्चेज़ में हिस्सा लेना शुरू किया, जितनी उनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बुलिंग हुई है, जितनी उनकी हैरेसमेंट हुई है, जिस तरह उनको थ्रेट्स मिली हैं, जिस तरह उनको फ़ोन किए गए हैं, और उन औरतों को ये समझ आई है कि इसका मतलब है कि बात जो हम कर रही हैं, वो इतने ज़ोर से लग रही है, हुँ, तो समझ तो आती है कि इसका मतलब है कि इतनी इतनी शिद्दत है उसके अंदर कि नहीं देंगे, ये राइट नहीं उनको मिलना चाहिए, जो कि जायज़ बुनियादी हकूक हैं। तो लाए-अमल के ऊपर तो मैं इसलिए बात नहीं करूँगी कि मैं उससे मुकम्मल तौर पे वाक़िफ़ नहीं हूँ। हुँ, लेकिन ऑफ़ कोर्स अगर उसको वीकली किया जाए या धरने की शक्ल में और बार-बार डिमांड सामने रखी जाए, तो उनके माने जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अपनी बात जो कि जायज़ है और जायज़ हकूक की बात हो रही है, तो वो बात जो है उसको किए जाना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा-सा ये बात कर दूँ जो डोमेस्टिक वर्क के हवाले से हम कर रहे जी, थे, जी। और किस तरह उसको किया जाता है। जिस तरह बाहर से मर्द पैसा कमा के लाता है और औरत घर के अंदर अपनी लेबर को इन्वेस्ट करती है, जो कि बेसिकली अनपेड लेबर है, लेकिन वो उस लेबर को घर के अंदर करती है। लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी और वो सारा घर जो उस पैसे से बनाया जाता है, वो हमेशा मर्द का रहता है। वो कहा जाता है ये तो भई लड़ाई हुई और निकल के खड़ा कर दिया कि भई तो ये तो मेरा था।
लेकिन उस औरत की लेबर को बिल्कुल नहीं माना जाता। और मैं इग्नोर नहीं कर रही मर्दों की मेहनत और कमाई को, लेकिन उनकी मेहनत, उसके काम और पैसे को रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको कंसीडर किया जाता है, उसको रिकग्नाइज किया जाता है। लेकिन औरतों के किए हुए काम को बिल्कुल जो है वो रिकग्नाइज नहीं किया जाता। मैं ज़ाती तौर पे ऐसी बहुत सारी औरतों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने करियर और अपनी तालीम को छोड़ा और उन्होंने उस पे इन्वेस्ट किया। लेकिन उसकी उस तरह रिकॉग्निशन नहीं है, जो कि बहुत बड़ी सही ज़्यादती है। सही सही ठीक है, घर का अगर सर्कल चलाना चाहते हैं और दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, तो कोई एक काम करे और दूसरा ना करे, तो ये भी इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं है। इसी हम्म वजह से औरतों ने कहा कि अच्छा, अगर पैसे की है, जो पैसा कमा के आता है, जो कि चबा के हम खाते नहीं है, लेकिन उस पैसे की वही पैसा मेरा पैसा होगा। ये जो कमा के दूसरा आदमी लेके आता है ना, चाहे वो मेरा शौहर है, भाई है, बाप है, वो मेरा पैसा नहीं है, उसके ऊपर हम्म मेरा राइट भी नहीं है। वो और कई दफा अपने ही कमाए हुए पैसे के ऊपर भी जो है वो औरत का राइट नहीं होता। वो सही। घर के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम अब इख्तिताम की तरफ आ गए हैं। अगर आप कोई इस वक्त जो पाकिस्तान में, दुनिया भर में एक इंटरनेशनल वीमेन डे के हवाले से जो सारी जगह पे मूवमेंट मौजूद है, लोगों का एक सियासी तौर पे एक उभार मौजूद है, इस हवाले से आप कोई मैसेज, कोई खास चीज़ ऐसी क्या कहना चाहें जो इस मूवमेंट के हवाले से पाकिस्तान के लिए या यहाँ के लिए हो, तो फिर हम अपना प्रोग्राम को वाइंड अप करें। जी, शुक्रिया तनवीर। ज़रूर, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हमारी जो पाकिस्तान की नौजवान औरतें हैं, बड़ी हिम्मत है। जिस तरह के थ्रेट्स और जिस तरह के चैलेंजेस का उनको सामना रहा और जितनी ज़ोर से अपने हकूक़ की वो बात कर रही हैं, वो बड़ी अहम बात है। और वो हमारे अपने मसाइल हैं। उनको अपने मसाइल समझिए, उनको अगर आप उनको अपने मसाइल नहीं समझेंगे, अपने मुआशरे की के के मसाइल को समझते हुए उनको हल नहीं करेंगे, तो हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी एक इंसाफ पे मबनी मुआशरा नहीं हो सकता और वो बराबरी का मुआशरा भी नहीं हो सकता। बड़ी नामाकूल ये बात है कि मुआशरे के 2 सेगमेंट्स को या मुख्तलिफ सेगमेंट्स को आप बराबर का ना समझें और उनको बराबर की तालीम लेने के हकूक हासिल ना हो, काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलें, उनके काम को रिस्पेक्ट ना की जाए, उनके बॉडी राइट्स को रिस्पेक्ट ना की जाए, तो ये एक इंतशार ही रहेगा मुआशरे के अंदर। और इसको लड़ाई मत समझें कि ये मर्दों और औरतों की लड़ाई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो हकूक मर्दों को हासिल है और वो बराबर के हकूक की अगर बात की जाती है, तो वो कोई ज़्यादती नहीं हो रही। या तो आप मान लें कि आपको जो मिले हुए हकूक हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ आप एन्जॉय करते हैं वो गलत हैं, तो फिर हम वो इसलिए नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, मर्द और औरत की लड़ाई नहीं है, ये मुआशरों की बराबरी और खूबसूरती और तरक्की की बात हो रही है, जिसको आपने एक मिथ के मुगालते के तौर पे इसको 2 सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के दरमियान लड़ाई बना लिया, जो कि नहीं है। सही ना, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने ज़हमत की और एक अच्छी ब बातें लोगों के लिए, हमारे लिए बातें बताई। इंशाल्लाह फिर आपसे भी बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तन्वीर, थैंक यू। खुदा